आपके सिलेबस में निबंध में दो पुस्तकें मेंशन की हुई हैं। एक है चिंतामणि और एक है निबंध निलय। चिंतामणि जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है, उसके दो निबंध आपके सिलेबस में हैं। पहला श्रद्धा और भक्ति, दूसरा कविता क्या है। और निबंध निलय में क्या है कि जो प्रमुख निबंधकार हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध उसमें संकलित किए गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चिंतामणि में से एक निबंध कविता क्या है उस पर दृष्टि डालने वाले हैं, उसकी थीम को समझने वाले हैं कि आखिर शुक्ल जी कहना क्या चाहते हैं। आज के इस व्याख्यान सुनने के बाद हो सकता है आप में से कुछ दोस्त जो कवि बनना चाह रहे हैं उनको एक नई दशा और दिशा मिले। तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कविता का मूल्यांकन करने के लिए हमें कुछ अवधारणाएं समझनी पड़ती हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र में ऐसी बहुत सी अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर किसी कविता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, अब हमें यहां दो अवधारणाओं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस निबंध में शुक्ल जी ने इन दो अवधारणाओं को घुला मिला दिया है। पहली कौन सी अवधारणा है? काव्य की रसवादी अवधारणा। दूसरी कौन सी अवधारणा है? काव्य की लोक मंगलवादी अवधारणा। ठीक है, पहली रसवादी अवधारणा के हिसाब से देखा जाए तो कविता का उद्देश्य रस पैदा करना है, आनंद पैदा करना है। ठीक है, समाज में क्या हो रहा है, समाज को जगाना है, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, भले आप समाज से कट जाएं, लेकिन कविता का उद्देश्य आनंद पैदा करना होना चाहिए, रस पैदा करना होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप रीतिकालीन कवि को पढ़ेंगे, रीतिकालीन कवियों को पढ़ेंगे, खासतौर से बिहारी को देखेंगे, तो उनके काव्य में आपको सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार रस मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार रस मिलेगा, कहीं कहीं भक्ति रस भी देखने को मिलता है, परंतु प्रमुखता जो है श्रृंगार रस की है। हो सकता है आप लोग श्रृंगार रस ये सब ना पढ़े हों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रस का मतलब एक तरीके से आनंद है, आनंद की चरमावस्था कह लीजिए। ठीक है, ये ऐसा आनंद है जो व्यक्ति तक सीमित होता है, तो हमें मजा आना चाहिए। और सरल शब्दों में कहें तो कविता पढ़कर सुनकर हमें मजा आना चाहिए। समाज के ऊपर लिखी गई है, उसके ऊपर मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें मजा आना चाहिए। ठीक है, तो रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य क्या था? कविता का सिर्फ उद्देश्य यही है, रस पैदा करना। लेकिन वही लोक मंगलवादी अवधारणा वाले ये समझते नहीं, हमें कविता ऐसी करनी चाहिए जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर जो पाठक है उसका मंगल हो, उसका अच्छा हो। समझ रहे हैं? मतलब हमें कविता इस हिसाब से लिखनी चाहिए जिसे पढ़कर सुनकर लोगों के बीच अच्छाई का भाव प्रबल हो, लोगों का समाज सुधरे। इस तरह से हमें कविता की रचना करनी चाहिए। परंतु रसवादी अवधारणा वाले क्या कहते हैं? समाज से हमें मतलब नहीं है, अगर हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, हमें मजा आना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये कविता के सौंदर्य तत्व को प्रधानता देते हैं। मतलब कविता में खूब सारा रस हो, छंद हो, अलंकार हो, बिल्कुल सजी सजी कविता हो। जैसे बिहारी जी को देखिए, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। मतलब देखिए ता 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 किस तरह से शब्दों को काट छाट कर बढ़िया सजा के लिखा है। ठीक है, नजर की बात है, दृष्टिकोण की बात है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप कोई ओरिजिनल थॉट पढ़ें, ओरिजिनल रचना पढ़ें, तो आप उस लेखक का दृष्टिकोण जान लें। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे तुलसीदास जी हैं, ठीक है, इनकी एक रचना है कवितावली, इनकी एक महान रचना है रामचरितमानस, आप सब जानते हैं। अब किसी मार्क्सवादी व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, या किसी मार्क्सवादी साहित्यकार के दृष्टिकोण से देखें, तो उसे कवितावली ज्यादा भाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां मजदूरों की बात की गई है, वहां मजदूरों की बात की गई है, भूख की बात की गई है, गरीबी की बात की गई है, शोषण की बात की गई है। परंतु उसे रामचरितमानस ज्यादा नहीं भाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पारिवारिक संबंधों की बात की गई है। समझ रहे हैं? तो दृष्टिकोण का फर्क है। जो साहित्यकार या जो कविता करने वाला रसवादी अवधारणा से चलेगा, उसके लिए कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद पैदा करना होगा। लेकिन जो साहित्यकार लोक मंगलवादी अवधारणा से चलेगा, उसके लिए कविता का मुख्य उद्देश्य लोगों का अच्छा हो, ऐसा होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोक मंगलवादी अवधारणा वाले होते हैं ना, ये इतना ज्यादा समाज से जुड़ जाते हैं कि कविता के भीतर सौंदर्य, कविता का सौंदर्य क्या है भाई, थोड़े इसमें लचक हो, छंद हो, अलंकार हो, ये तो होना ही चाहिए, इसको भूल जाते हैं। तो शुक्ल जी इन दोनों के मध्य मार्ग पर चल रहे हैं। वो कविता की रसवादी अवधारणा को भी कहीं ना कहीं स्वीकार रहे हैं और कविता की लोक मंगलवादी अवधारणा को भी स्वीकार रहे हैं। तो ये दोनों अवधारणाओं का समन्वय आपको इस निबंध में देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं निबंध पर। देखिए, आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य हमें इस निबंध की मोटी मोटी थीम समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये निबंध में शुक्ल जी ने थोड़ी क्लिष्ट भाषा का उपयोग किया है, और शुक्ल जी इतने आसान से समझ आने वाले लेखक नहीं है।
ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यह है कि आपको थीम समझा देना। जब आप थीम समझ लेंगे, थीम आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी, तो आपको इसे समझ पाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी काव्य शास्त्र के प्रतिमान प्रदर्शित कर रहे हैं, काव्य शास्त्रीय प्रतिमान बताना चाह रहे हैं। काव्य शास्त्रीय प्रतिमान का सीधा मतलब इतना समझिए कि एक अच्छी कविता या एक अच्छा साहित्य कैसा होना चाहिए। अब शुक्ल जी अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनकी ही मान्यताएं यहां पर आपको देखने को मिल गई। ठीक है, समझ गए ना। काव्य शास्त्रीय प्रतिमान का मतलब कि अच्छी कविता कैसी होनी चाहिए, अच्छी कविता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कविता भाव योग के बराबर है। ऊपर से गया होगा, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब आप अद्वैतवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे, अद्वैतवाद का दर्शन पढ़ेंगे जो शंकराचार्य जी ने दिया था, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर में मेल हो जाता है, अर्थात दोनों में योग हो जाता है और दोनों योग होकर एक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो रास्ता क्या है? ज्ञान योग, कर्म योग, मोक्ष, मुक्ति, ये सब रास्ता है। तो वहां ज्ञान होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, तब आप जाकर मोक्ष के मार्ग पर, मोक्ष की डेस्टिनी तक पहुंच पाएंगे। समझ गए। परंतु कविता, कविता क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को उससे आत्मा से जोड़ती है। वहां योग होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा का योग। समझ रहे हैं कैसे? जरा समझते हैं। देखिए, शुक्ल जी शुरुआत भी इसी तरह से करते हैं कि जो सामान्य मनुष्य होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। बहुत सरल शब्दों में बात कर रहा हूं मैं आपको, बहुत बड़ा समझता है। वो अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझता है और समझता है कि उस समाज में उसका एक अलग अस्तित्व है, और इस समझदारी के कारण या सरल और मैं कहूं बेवकूफ़ी के कारण वो समाज से कट जाता है। ठीक है, वो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है, तो उसके अंदर कटाव की भावना आ जाती है, कटान की भावना आ जाती है, तो वो इस समाज से, इस चराचर प्रकृति से कटता चला जाता है। समझ रहे हैं। और क्या होता है, जब आप देखेंगे विकास की इस दौड़ में, विकास के इस दौड़ में या अंधाधुंध दौड़ में कह दें, डेवलपमेंट के इस अंधाधुंध दौड़ में व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है, व्यक्ति अपने मूल स्वभाव से भी कटता चला जा रहा है। अर्थात समाज और प्रकृति से कट भी रहा है, वो अपने मूल स्वभाव, अपना मूल व्यक्तित्व से भी कटता चला जा रहा है। ठीक है, हमें बॉस के सामने किसी और तरह से प्रेजेंट होना है, हमें घर में किसी और तरह से प्रेजेंट होना है, मतलब हम अपने व्यक्तित्व के हिसाब से जी भी नहीं सकते। समझ रहे हैं। तो व्यक्ति व्यक्तित्व के स्तर पर, समाज के स्तर पर दोनों तरह से कट जाता है। अर्थात व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व से, अपनी आत्मा से अलग हो जाता है। परंतु परंतु जब व्यक्ति कविता की रचना करता है, जब व्यक्ति कविता की रचना करता है तो भावपूर्ण होकर करता है। ठीक है, कविता लिखी नहीं जाती, कविता हो जाती है। ठीक है, तो जब आप बहुत ज्यादा भावुक होंगे ना, जब आप बहुत ज्यादा भावुक होंगे, भावना का संचार आपके अंदर उफान मार रहा होगा, तब जाकर आप शानदार कविता लिखेंगे। ठीक है, और जब शांत चित्त होंगे तो आप निबंध जैसी विधाओं की रचना करेंगे। समझ गए। तो जहां आपके अंदर भावना उफान मारेगी वहां कविता लिखेंगे। ठीक है, तो कविता में कहीं ना कहीं भावना का तत्व इन्वॉल्व हुआ, भावना का तत्व इन्वॉल्व हुआ, और वो भावनाएं आपके भीतर की भावनाएं हैं। ठीक है, वो भावनाएं आपके भीतर की भावनाएं हैं। तो वो भावना जो आपके भीतर से निकलकर उस कागज पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस कागज और आपकी भावना के बीच कनेक्शन है, और ये भावना आपके भीतर से आ रही है, अर्थात आपके व्यक्तित्व और आत्मा का कनेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां आपके व्यक्तित्व और आत्मा का कनेक्शन होकर ही कविता की रचना होती है। इसलिए यहां भाव योग हो गया, आपकी भावना का योग हो गया, आपकी भावना और आपके व्यक्तित्व का योग हो गया, आपके व्यक्तित्व और आपकी आत्मा का योग हो गया। इसलिए यहां आप देखेंगे कि शुक्ल जी ने इसे भाव योग की संज्ञा दी है। उम्मीद करता हूं समझा पाया हूं आपको। ठीक है, उसके आगे शुक्ल जी ने इस निबंध को बाकायदे बांट दिया है समझाने के लिए। ठीक है, कुछ खंडों और उसके बाद उसके उपखंडों में बांट दिया है। जैसा देखिए, पहला खंड है कविता और जगत के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, कविता और जगत के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। तो इसके भीतर 3 उपखंड हैं, जैसे कि सभ्यता के आवरण और कविता, काव्य और सृष्टि प्रसार, और मार्मिक तथ्य। समझ गए आप। अब देखिए, प्रच्छन्नता का कंसेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वहां डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़ा होगा, मतलब दिखावा। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला जाता है, देख रहे हैं ना, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुए थे और आज आधुनिक युग में 2021 में हम लोग कहां पे हैं। तो जैसे जैसे आप देखें सभ्यता का विकास होता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमारे भीतर या हमारे व्यक्तित्व पर कई तरह की परतें चढ़ती चली जा रही हैं, दिखावे की परतें। मतलब वो आप हैं नहीं, वो आप दिखा रहे हैं। बॉस के सामने कुछ और, घर में कुछ और, दोस्तों में कुछ और। मतलब आप देखें तो आपके मूल व्यक्तित्व के ऊपर कई तरह की परतें चलती चली जा रही हैं, और वो परतें दिखावे की है। ठीक है, कविता क्या करती है, कविता क्या करती है, जब आप कविता लिखने बैठें या कविता पढ़ने बैठें, तो आप किस तरह की कविता पढ़ना पसंद करेंगे? जो आपका मूल व्यक्तित्व होगा। अगर आप रोमांटिक हो गए तो आप रोमांटिक कविता पढ़ना पसंद करेंगे, अगर आपको उदासी वाली कविता अच्छी लगती है तो उदासी वाली कविता पढ़ना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप कविता लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो आप अपनी भावना के अनुसार ही कविता का चयन करते हैं।
तो आप देखेंगे कि कविता पढ़ते समय या लिखते समय या सुनते समय आपका मूल व्यक्तित्व तो बाहर आ जाएगा। तो जितनी भी प्रचन्नताएं हैं, जितना भी दिखावा है, वो हट जाएगा। ठीक है, कभी कभी सम्मेलन में जाइए और अगर आपकी भावना के अनुरूप कोई कविता पढ़ रहा है तो आप वाह वाह करते थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मूल व्यक्तित्व तो फिर बाहर आ जाता है और जितनी प्रचन्नताएं हैं, जितना दिखावे का आवरण है, वो कटता चला जाता है। तो कविता का मूल धर्म यह होना चाहिए कि हम व्यक्ति के भीतर जितनी प्रचन्नताएं हैं, जितना दिखावा है, उसको हटा सकें और मूल व्यक्तित्व को बाहर ला सकें। समझ गए आप? क्लियर हो गया? उसके बाद कविता और सृष्टि प्रसार। इसके भीतर शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी कविता में प्रकृति के कितने चराचर तत्वों को शामिल कर सकते हैं, इस प्रकृति को कितना शामिल कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग इस जीवन में होते हैं कि वो प्रकृति को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, छोड़ो छोड़ो मिट्टी लग जाएगी, हट जाओ, जाओ, दूर हो जाओ। कुछ लोग होते हैं कि चयनात्मक प्रकृति को पसंद करते हैं। चयनात्मक प्रकृति का मतलब कि सिर्फ सुंदर प्रकृति हो। ठीक है, वो नदी नाला और जो थोड़े से दिखने में अटपटे जानवर हैं उनको नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, वहीं कुछ लोग होते हैं कि प्रकृति के सभी रूपों को स्वीकार करते हैं और अपनी कविता में स्थान देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, बाबा नागार्जुन आपके सिलेबस में है, उन्होंने कविता लिखी अकाल। उसकी कुछ लाइनें ऐसी हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई मेरे पास। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने कानी कुतिया, जो आज तक कभी भी कविता में स्थान ही नहीं मिला था, उन्होंने शामिल किया। छछूंदर पर कविता लिखी ही। ठीक है, शुअर को हिंद की बेटी बताया। उन्होंने देखा ना कि चयनात्मक प्रकृति नहीं, बादल को घिरते देखा है, सुंदरता भी शामिल किया और जिसे लोग बदसूरत कहते हैं उसको भी शामिल किया। तो प्रकृति के विभिन्न रूपों को अपनी कविता में शामिल किया और इस कंडीशन को शुक्ल जी कहते हैं रागात्मक सत्व। रागात्मक सत्व मतलब इस प्रकृति के प्रत्येक कण कण से आपके साथ तादाद में हो जाना, कनेक्शन हो जाना, इसी को कहते हैं रागात्मक सत्व की स्थिति, जो बाबा नागार्जुन के अंदर आ चुकी थी। उसके बाद शुक्ल जी कहते हैं कि आपके कविता में मार्मिक तथ्य होना चाहिए। ऐसे तथ्य होने चाहिए जो हृदय को बेधने वाले हों। ठीक है, वेदना से भरे तथ्य हों। ठीक है, देखिए, शुक्ल जी ने कहा है कि हमें सूचनाएं तो प्रदान करनी ही पड़ेंगी कविता में। ठीक है, लेकिन वो जो सूचनाएं हैं उसमें थोड़ी वेदना हो, जो हृदय को थोड़ा सा धक्का पहुंचाती हूं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बस खाई में गिरी 50 मरे। एक तरीके से फैक्ट हो गया, जीएस का फैक्ट। ठीक, अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। 5 साल का एक बच्चा अपने जन्मदिन के दिन अपने मां के साथ बस में सफर कर रहा था और अचानक से उसकी बस खाई में गिर पड़ती है। ठीक है, और संयोग से उसकी मां की मृत्यु हो जाती है और बच्चा अनाथ हो जाता है। अब ये जो तथ्य है और वो वाला तथ्य जो मैंने पहले बताया, दोनों में कितना अंतर है? क्योंकि दूसरे वाले जो तथ्य है उसमें मैंने मार्मिकता दिखाई आपको, किस तरह से वो जो तथ्य है वो आपको ज्यादा चोट पहुंचाएगा जब आप दूसरा वाला तथ्य सुनेंगे। तो आपकी कविता में मार्मिक तथ्य होना चाहिए, कोरे कोरे तथ्य नहीं होने चाहिए, जीएस के फैक्ट की तरह फैक्ट्स नहीं होने चाहिए आपकी कविता में। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी अपनी कविता लिखते वक्त। उसके बाद शुक्ल जी ने कहा कि कविता और मनुष्य का जीवन या मार्मिक जीवन के बीच कैसे कैसे संबंध होने चाहिए। 5 उपखंडों में बात कही है। देखिए, कविता में मनोरंजन तो होना ही चाहिए। भाई, मनोरंजन होगा तभी तो कोई पाठक पढ़ेगा ना, तभी तो कोई पाठक सुनेगा। तो शुक्ल जी ने मनोरंजन को स्वीकार किया है। ठीक है, इसको एक साधन माना है, साध्य नहीं माना है। साधन माना कि हाँ मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन कविता का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मनोरंजन होना चाहिए लेकिन कविता का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, जैसा कि रीतिकालीन कवियों में है। बिहारी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद काव्य और व्यवहार, मतलब कविता आपके व्यवहार के संगत होनी चाहिए। ठीक है, आपके व्यवहार के संगत होनी चाहिए। उसके बाद एक शानदार कॉन्सेप्ट बताते हैं, मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता की उच्च भूमि, इसका मतलब क्या है? शुक्ल जी कहते हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो पशुओं से किस प्रकार अलग है। अरस्तु कहता है कि हमारे भीतर बुद्धि है, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं नहीं, हमारा जो भाव क्षेत्र है, मतलब हम कितना सोच सकते हैं, हमारा जो भाव क्षेत्र है, हमारी भावनाएं सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं है। हम किसी व्यक्ति का अच्छा सोच सकते हैं, किसी दूसरे देश का अच्छा सोच सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं। हम देख रहे हैं ना कि हमारी भावनाएं सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि हम ब्रह्मांड के हिसाब से कल्पना भी कर सकते हैं। तो हमारी भावना क्षेत्र का विस्तार कहां तक है? पूरे ब्रह्मांड तक है। समझ रहे हैं? तो यही है मनुष्यता की उच्च भूमि, यही वो गुण है जिसके कारण हम बाकी क्रिएचर से उच्च हैं। यही है मनुष्यता की उच्च भूमि। और कविता में मनुष्यता की उच्च भूमि को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी कविता के माध्यम से पाठक के भीतर भाव प्रसार करना ही करना चाहिए। ठीक है, उसे सेपरेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भावना का प्रसार इस तरह कर देना चाहिए कि वो सभी के बारे में अच्छा सोचे, सभी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करे। समझ गए? उसके बाद कविता पर अत्याचार, जैसा कि समझ ही रहे हैं आज के जमाने में क्या हो रहा है, रैप सॉन्ग, इस तरह के
सॉन्ग आ रहे हैं, 4 बोतल वोडका इस तरफ, ये सब कविता पर अत्याचार है। शुक्ल जी दुखी होते हैं, ठीक है, कविता सिर्फ उपकरण बन जाती है, चाटुकारिता की भावना उसके अंदर आ जाती है। तो ये होता है कविता पर अत्याचार। और कविता की आवश्यकता के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि कविता की आवश्यकता हमेशा 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 बनी रहेगी, जब जब सभ्यता के आवरण से उत्पन्न प्रच्छन्नता, उत्पन्न दिखावा हावी होता चला जाएगा, तब तब हमें कविता की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मनुष्यता की उच्च भूमि को बरकरार रखने के लिए भी हमें कविता की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए आप? तो मैंने पूरी थीम को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद शुक्ल जी इसमें कुछ और कहते हैं कि काव्य उपयोगी तत्वों का विश्लेषण, जैसे रस, छंद, अलंकार, कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये तो आप समझ जाएंगे। तो मैंने जो इस निबंध का मेन थीम थी उसको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं सफल भी हो पाया हूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।